दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच चल रही टैरिफ वॉर का असर अब भारत पर भी दिखाई देने लगा है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सीरियस है। अमेरिका ने भारत को उन देशों की हाई रिस्क लिस्ट में रखा है, जहां से चीन के सामान को दूसरे रास्ते से अमेरिका भेजकर यूएस टैरिफ से बचने यानी टैरिफ इवेजन का रिस्क माना जा रहा है। अगर ऐसा सिर्फ टैरिफ बचाने के लिए किया गया है और ओरिजिन के बारे में गलत जानकारी दी गई है, तो ये इलीगल ट्रांसशिपमेंट या टैरिफ इवेजन का मामला बन सकता है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या अमेरिका ने किसी भारतीय कंपनी को पकड़ा है? क्या किसी इंडियन एक्सपोर्टर का नाम सामने आया है? और यही इस पूरी खबर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए दोस्तों, पूरा मामला आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रांसशिपमेंट होता क्या है। देखो भाई, मान लो चीन से कोई प्रोडक्ट सीधे अमेरिका जाता है। अमेरिका उस चाइनीज प्रोडक्ट पर भारी टैरिफ लगा रहा है और अब कोई एक्सपोर्टर उस टैरिफ से बचने के लिए प्रोडक्ट को पहले किसी तीसरे देश, मान लीजिए भारत में भेजता है। फिर वहां उसका लेबल बदल दिया जाता है, या फिर पैकेजिंग बदल दी, या फिर इनवॉइस ही बदल दी। फिर उसे इंडियन ओरिजिन प्रोडक्ट बताकर अमेरिका भेज दिया। तो यह टैरिफ बचाने के लिए किया गया इलीगल ट्रांसशिपमेंट या ओरिजिनल फ्रॉड हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर भारत में वास्तव में प्रोडक्ट की असेंबली, प्रोसेसिंग, टेस्टिंग, फिनिशिंग या सब्सटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग हुई है, तो सिर्फ इसीलिए कि उसमें चाइनीज कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, उसे ऑटोमेटिकली चाइनीज प्रोडक्ट नहीं माना जा सकता। यही तो जीटीआरआई का पूरा आर्ग्यूमेंट है। अमेरिका की रिपोर्ट में भारत का नाम क्यों आया? देखो दोस्तों, 13 अगस्त को व्हाइट हाउस ने एक रिपोर्ट जारी की, ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने कहा कि एक्सपोर्टर्स यूएस टैरिफ से बचने के लिए 40 से ज्यादा देशों के जरिए सामान भेज सकते हैं। और इसी रिपोर्ट में भारत को टियर 1 यानी हाई रिस्क कंट्रीज में रखा गया है। भारत के साथ कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इसराइल, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान भी इस कैटेगरी में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टैरिफ इवेजन के लिए कुछ मामलों में रीलेबलिंग, रीपैकेजिंग, री इनवॉइसिंग, मामूली प्रोसेसिंग या कंट्री के ओरिजिन के बारे में गलत जानकारी दी जा सकती है। तो दोस्तों, अब आता है $67 अरब वाला बड़ा आंकड़ा। व्हाइट हाउस में एस्टिमेट का हवाला देते हुए कहा गया है कि 2025 में इंडिया, मैक्सिको और वियतनाम के जरिए करीब $67 अरब का सामान ट्रांसशिप हुआ। और अमेरिका के हिसाब से इससे करीब $28 अरब के टैरिफ रेवेन्यू का नुकसान हुआ। अब भाई थोड़ा रुकिए, क्योंकि $67 अरब सुनकर ऐसा लग सकता है कि इसमें भारत का बहुत बड़ा हिस्सा साबित हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यानी भारत का हिस्सा कितना है, मैक्सिको का कितना है, वियतनाम का कितना है, ये साफ नहीं बताया गया है। और उससे भी बड़ी बात, किसी इंडियन एक्सपोर्टर का नाम नहीं दिया गया है। जीटीआरआई ने साफ कहा है कि हाउ कि व्हाइट हाउस रिपोर्ट ने $67 अरब का कंट्री वाइज ब्रेकअप नहीं दिया। तो दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है, लेकिन भारत को अमेरिका की चिंता है क्या? व्हाइट हाउस रिपोर्ट ने खास तौर पर एचएस कोड 8413 और 8414 के तहत पंप और कंप्रेसर का जिक्र किया है। और भारत के पुणे, गुजरात, चेन्नई मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी उल्लेख किया गया है। अब टीटीआरआई का कहना है, इन प्रोडक्ट्स में भारत की अपनी मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी है। तो सिर्फ चाइना से इंपोर्ट्स होने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि भारत से अमेरिका जाने वाले सामान असल में चाइनीज गुड्स को रीराउट करके भेजा जा रहा है। चाइनीज इंपोर्ट्स होना अपने आप में इलीगल ट्रांसशिपमेंट का प्रूफ नहीं है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर किसी इंडियन मैन्युफैक्चरर ने चाइनीज कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए, तो क्या पूरा प्रोडक्ट चाइनीज हो जाएगा? जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरीली। मान लो भाई, चाइनीज कंपनी ने मोटर या कोई कंपोनेंट दिया, वो कंपोनेंट भारत आया। भारत में उसे दूसरे कंपोनेंट के साथ असेंबल किया गया, प्रोसेसिंग हुई, टेस्टिंग हुई, फिनिशिंग हुई और एक नया फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार हुआ। तो अब सवाल ये होगा कि भारत में कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अगर प्रोडक्ट में पर्याप्त मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन भारत में हुआ है, तो उसे इंडियन ओरिजिन प्रोडक्ट माना जा सकता है, रूल्स ऑफ ओरिजिन के हिसाब से। यही जीटीआरआई का बड़ा आर्गुमेंट है। उसका कहना है कि लेजिटिमेट मैन्युफैक्चरिंग और जानबूझकर किए गए ओरिजिनल फ्रॉड को एक ही कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। एक तरफ है जेन्युइन मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी तरफ है जानबूझकर ओरिजिन फ्रॉड। यही डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइनीज इंपोर्ट्स होना अपने आप में इलीगल ट्रांसशिपमेंट का प्रूफ नहीं है। तो अब चाइना से यूएस इंपोर्ट्स का बड़ा पिक्चर देखते हैं। डीटीआरआई ने यह सवाल उठाया है कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने क्या वास्तव में अमेरिका की फॉरेन इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम की है या नहीं। एक डेटा सामने आया है दोस्तों, जिसमें चाइना से यूएस इंपोर्ट्स 2017 से 2025 के दौरान कम हुआ है।
2017 में जहां ये 525 मिलियन था, ये घटकर 2025 में 327 बिलियन हो गया। देखकर लगेगा कि चाइना पर डिपेंडेंसी कम हो गई, लेकिन उसी दौरान यूएस का टोटल इंपोर्ट्स कितना हुआ, देखते हैं। इंपोर्ट्स इंक्रीज हुआ है, जहां 2017 में ये करीब 2.41 ट्रिलियन था, वो बढ़कर 2025 में 3.50 ट्रिलियन। मतलब भाई अमेरिका ने इंपोर्ट्स बंद नहीं किए, उसने इंपोर्ट्स का सोर्स बदल दिया। चाइना से कम सामान आया, लेकिन दूसरे देशों से इंपोर्ट बढ़ गया। अब चाइना से इंपोर्ट और भारत के यूएस एक्सपोर्ट का कनेक्शन देखते हैं। जीटीआरआई ने एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया। 2017 से 2024 के बीच अमेरिका को भारत का एक्सपोर्ट करीब 40 अरब डॉलर बढ़ा, लेकिन उसी दौरान चीन से भारत का इंपोर्ट भी करीब 52 अरब डॉलर बढ़ा। अब कोई सिर्फ ये नंबर देखकर कह सकता है भाई चाइना से इंपोर्ट बढ़ा और अमेरिका को एक्सपोर्ट भी बढ़ा, तो जरूर चाइनीज गुड्स इंडिया के रास्ते अमेरिका गए होंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। चाइना से आने वाले सामान भारत में डोमेस्टिक कंजम्पशन में जा सकता है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो सकता है, या फिर किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट हो सकता है। इसीलिए ओवरऑल ट्रेड डेटा सिर्फ सस्पिशन पैदा कर सकता है, फ्रॉड साबित नहीं कर सकता। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आएगा कि अमेरिका अब क्या करेगा। तो दोस्तों, अमेरिका अब एआई का इस्तेमाल भी करेगा। व्हाइट हाउस ने डिटेक्टिव बॉर्डर नाम के एक एआई बेस्ड सिस्टम का भी जिक्र किया है। इसका काम होगा ट्रेड डेटा को एनालाइज करना और देखना कि कहीं डिक्लेयर्ड कंट्री ऑफ ओरिजिन और एक्चुअल सप्लाई चेन के बीच कोई मिसमैच तो नहीं है। मतलब अब सिर्फ पेपर वर्क नहीं देखा जाएगा, एआई की मदद से राउटिंग, हिस्ट्री, कंपोनेंट्स और ट्रेड पैटर्न्स में भी एनोमलीज खोजी जा सकती है। अब असली रिस्क इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए क्या है? देखो दोस्तों, अभी सबसे बड़ा इमीडिएट रिस्क ये नहीं है कि हर इंडियन एक्सपोर्टर पर फ्रॉड का आरोप लग जाएगा। रिस्क ये है कि जांच पड़ताल बढ़ सकती है, जैसे शिपमेंट डिले हो सकता है, कस्टम से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, कुछ मामलों में एडिशनल ड्यूटी लग सकती है। और अगर अथॉरिटीज़ को टैरिफ इवेजन साबित होता है, तो पेनल्टी या पिछली तारीख से ड्यूटी की मांग भी की जा सकती है। खासकर उन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए मामला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो चाइनीज़ कंपोनेंट्स या इंटरमीडिएट गुड्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत में सब्सटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन करते हैं। तो दोस्तों, भारत को क्या करना चाहिए? जीटीआरआई का कहना है कि भारत को अमेरिका से स्पेसिफिक एविडेंस मांगना चाहिए। सिर्फ ये कहना कि 67 अरब डॉलर का ट्रांसशिपमेंट हुआ काफ़ी नहीं है। भारत को पूछना चाहिए किस देश से, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा एक्सपोर्टर, कौन सा शिपमेंट, किस ट्रांजेक्शन में टैरिफ एवेजन मिला। क्योंकि भाई सिर्फ ट्रेड नंबर से फ्रॉड साबित नहीं होता। तो दोस्तों, पूरी खबर का असली मुद्दा यही है। अमेरिका का आर्ग्यूमेंट है चाइनीज गुड्स अगर दूसरे देश के रास्ते अमेरिका पहुंचकर टैरिफ से बच रहे हैं, तो इसे रोकना जरूरी है। जीटीआरआई का आर्ग्यूमेंट है चाइनीज इनपुट वाला इंडियन प्रोडक्ट चाइनीज ट्रांसशिपमेंट नहीं होता। भारत में अगर वास्तविक मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन हुई है, तो उसे सिर्फ चाइना से इंपोर्ट्स के आधार पर सस्पिशियस नहीं माना जाना चाहिए। और इसीलिए आने वाले समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी शिपमेंट लेवल एविडेंस, यानी आरोप नहीं, कौन सा एक्सपोर्टर, कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा शिपमेंट, इसका एक्चुअल प्रूफ।